हेलो बच्चों, आइए आज का आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसपीसी क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी इसका मूल कारण क्या था। तो सबसे पहला प्रश्न अगर हम शुरुआत करते हैं, हमारी जो 1857 की क्रांति थी, ये क्रांति मूल आधार पर दो तरीके से ये चली थी। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न ये होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि अपने भारत में 1857 की क्रांति का सैनिक विद्रोह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं, यानी कि 1857 का सैनिक विद्रोह, याद रखना है, विद्रोह। और दूसरा हम लोग याद रखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी दूसरे नंबर पे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 का सैनिक विद्रोह, या फिर इसे दूसरी भाषा में संग्राम कह सकते हैं, या फिर इसे भी हम लोग विद्रोह कह सकते हैं, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ समझना है केवल। तो जो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, इसके मूल आधारित दो तथ्य रहे हैं, जिनमें से एक होता है 1857 की सैनिक विद्रोह और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। प्रश्न यहाँ सबसे पहले ये बनता है कि 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो जवाब करना है पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी, जिसे बोलते हैं बैरकपुर छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। और बैरकपुर छावनी के नेता जो 20, जिसे बोलते हैं 32वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, यहाँ ध्यान रखना है, 32वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के नेता रहे हैं मंगल पांडे। इनके द्वारा जो है क्रांति प्रारंभ की गई थी, जो कि सैनिक विद्रोह हुआ करता था। क्या था, याद रखना है, सैनिक विद्रोह। यानी कि प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति जो सैनिक विद्रोह है उसका जो प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो पश्चिम बंगाल राज्य के बैरकपुर छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत करने वाले जो नेता थे वो कौन सी बटालियन के थे, 32वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के नेता थे मंगल पांडे। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तो इसका प्रश्न आपका बनता है कि ये संग्राम जो है यूपी के मेरठ से, याद रखना, यूपी के मेरठ से शुरू किया गया था और ये पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से शुरू किया गया था। मेरठ से किसने शुरू किया था, तो जिस तरीके से यहाँ हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर 32वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, तो यहाँ पर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी जिसने इसकी शुरुआत करी। और वो नेता जे अगर हम बात करते हैं 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के जो नेता थे वो कौन थे, कदम सिंह के द्वारा जो है मेरठ से ये क्रांति शुरू की गई थी। तो प्रश्न आपका क्या बनता है कि भारत में 1857 की जो क्रांति है वो दो चरणों में विभक्त रही है। एक क्रांति को हम बोलते हैं भारत में 1857 का सैनिक विद्रोह, दूसरे को हम लोग बोलते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दोनों बातों को हम लोग अलग अलग रखते हैं, जिस तरीके से अभी आप समझ पा रहे हैं, यहाँ दोनों तथ्य अलग अलग होते हैं। तो अब अगला प्रश्न आपको फिर से ध्यान रखना है कि ये जो आपकी 1857 की क्रांति है, इस क्रांति के अंतर्गत अगर हम समझें कि कहा जाता है कि क्रांति का, यानी कि 1857 की क्रांति का जो है तत्कालिक जो कारण था वो क्या था, तो उसका जवाब आपको अलग करना है। और जब आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति का वास्तविक कारण या मूल कारण, यानी कि मूल कारण क्या था या वास्तविक कारण क्या था, तो उसका जवाब अलग हो जाएगा। तो दोनों जवाबों को एक साथ आप कर लो। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था और 1857 की क्रांति का मूल कारण क्या था। इसका था कि गाय व सुअर, जिसे बोलते हैं
इसकी चर्बी युक्त कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस। तो यहाँ ध्यान रखना है, गाय व सूअर की जो चर्बी युक्त कारतूस थे, ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि गाय एवं सूअर की चर्बी युक्त कारतूस को दांत से खोलना पड़ता था, मुख से खोलना पड़ता था। और जो मूल कारण रहा है वो क्या रहा है, तो वो आप याद रखेंगे डलहौजी का, जिसे डलहौजी कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी, जो 1800 अगर हम बात करें तो 48 में ये गद्दी पर बैठा था। और उसके बाद अगर इसके हम कार्यकाल की चर्चा करते हैं तो ये जो था ये 1848 में गद्दी पर बैठा और 1856 तक अपने पद पर बना रहा। इसने जाते समय अपने भारत में रिटायर होते के पहले इसने भारत में एक नीति को प्रारंभ किया था। उस नीति का नाम था हड़प नीति या व्ययपगत नीति। तो ध्यान रखना है, डलहौजी की जो हड़प नीति थी या इसका दूसरा नाम था व्ययपगत। तो व्ययपगत नीति के नाम से इसे जाना जाता था या हड़प नीति के नाम से इसे जानते रहे हैं। तो ये नीति कैसी नीति थी, तो ये राज्य को हड़प लेने वाली नीति थी। तो यहाँ समझना है व्ययपगत नीति या हड़प नीति के नाम से इसे हम जानेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, इसे हम लोग व्ययपगत नीति भी कहते हैं, हड़प नीति भी कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, हड़प नीति या फिर इसे व्ययपगत नीति कहा जाता है। और इसे हम लोग एक नाम और देते हैं क्योंकि इसी के आधार पर दूसरा नाम बनाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि दत्तक पुत्र को लेने से मना करता था। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के दौरान भारतीय राजा के यदि अपना पुत्र नहीं है तो उसके साम्राज्य को उसकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। और दूसरी बात आती है कि अगर कहीं कुशासन यानी कि अगर बेहतर शासन नहीं संचालित हो रहा है तो भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। और अगर बात करते हैं कि अगर कोई भी शासक सक्षम शासन संचालित करने में सक्षम नहीं है तो उसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। इस तरीके से डलहौजी की जो हड़प नीति थी ये सबसे बड़ा कारण था भारत में 1857 की क्रांति का। तो दोनों बातों को ध्यान रखना है कि 1857 की जो क्रांति रही है उसका मूल कारण क्या रहा है। दूसरा प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति जो थी इस क्रांति का प्रतीक क्या था। तो यहाँ वेरी मोस्ट में ध्यान रखना है कमल और चपाती। तो यहाँ दोनों शब्दों को ध्यान रखना है। कमल और चपाती यानी रोटी जो है अपनी 1857 की क्रांति का प्रतीक रहा है। और दूसरी बात अगर हम यहाँ करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल ये कौन था, तो ध्यान रखना है लॉर्ड कैनिंग। तो दोनों प्रश्नों को याद रखना है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस दौरान अपने भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आंसर लॉर्ड कैनिंग था। और एक प्रश्न और यहाँ याद रखना है, इसी क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के समय भारत का यानी भारत आगे इधर हम करते हैं का, ये तो हो गया आपका जो गवर्नर जनरल हो गया कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। मगर क्वेश्चन यहाँ पर उल्टा करेंगे हम लोग 1857 की क्रांति के समय। अब यहाँ पर भारत की बजाय हम लोग एक शब्द जोड़ेंगे ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो ये शब्द आपको अलग से याद रखना होगा। या फिर इसे पुनः समझ लीजिएगा एक बार, यानी कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो ये प्रश्न बनेगा ब्रिटेन
की महारानी, ये थी जिसे हम लोग बोलते हैं विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। बिल्कुल भाई, महारानी विक्टोरिया। यानी जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। और तत्कालिक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे जिसे हम लोग बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि ये जो हमारी 1857 की क्रांति रही है, यानी कि 1857 की ये जो क्रांति है, इस क्रांति का सैन्य मुख्यालय जो था, सैन्य मुख्यालय जिसे हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर समझें, जो सैन्य मुख्यालय बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? तो आंसर याद कर लो, सैन्य मुख्यालय, मुख्यालय ये जो था शिमला था, शिमला। यानी बिल्कुल ध्यान रखना है, सेना का मुख्यालय 1857 की क्रांति में जो सेना का मुख्यालय था वो कहाँ था? वो शिमला बनाया गया था। और फिर प्रश्न आता है कि 1857 की ये जो क्रांति थी, इस क्रांति के मूलतः उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत में राजाओं ने मिल करके अपने विरुद्ध लगाए गए अधिनियम जिसे हड़प नीति कहते हैं, इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया था। और हम लोग बात करते हैं कि ये जो क्रांति है किस तरीके से आगे बढ़ी, तो उसको हम पहले समझेंगे यहाँ पर कि 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्वकर्ता, क्वेश्चन क्या बनता है? केंद्रीय नेतृत्वकर्ता कौन था? ठीक है, नेतृत्वकर्ता, केंद्रीय नेतृत्वकर्ता कौन था? तो उसका जवाब करना है जफर, यानी बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जिसे हम लोग कहते हैं। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो 1857 की क्रांति के जो है नेतृत्व करता रहे हैं। परंतु अगर हम यहीं पर बात करें कि 1857 कहा जाता है कि क्रांति जो हुई थी, इस क्रांति के स्थानीय नेतृत्वकर्ता, अगर इनकी चर्चा करें तो ये लोग बहुत सारे थे, ये लोग कई सारे लोग थे जो स्थानीय नेतृत्वकर्ता के रूप में रहे हैं। जैसे अगर इनकी हम चर्चा भी करें तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले एक नंबर पर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपने गोरखपुर की बात करते हैं, जो गोरखपुर कहा जाता है। तो गोरखपुर में कौन आए थे? तो गोरखपुर में मोहम्मद हसन या गजाधर, क्या करना है? गोरखपुर जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसमें आंसर एक गजाधर कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखना भाई, गजाधर। या फिर हम लोग बोलते हैं मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन। इन्होंने जो है गोरखपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर हम बात करें इसके बाद जो आपका आता है नंबर 2, जिसे हम कालपी कहते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है वहाँ गजाधर या मोहम्मद हसन दोनों लोगों ने मिलकर यहाँ पर नेतृत्व किया। दूसरा कालपी, ये कालपी कानपुर का भाग है जो कि बिठूर साइड किला था, जिसको किसने नेतृत्व किया था इसका? तो आंसर है तात्या, तात्या टोपे ने जो है इसका जो है नेतृत्व किया था। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये नेतृत्वकर्ता कौन था? तो तात्या टोपे, ये इसके नेतृत्व करता रहे हैं। ध्यान रखना कहाँ से, ये ब्रैकेट में कानपुरी आंसर है, मगर ये कानपुर का कालपी है, कानपुर के पीछे एक जो भाग है कालपी उसका है। और अगले नंबर पे देखते हैं हम लोग, कालपी के बाद हम बात करेंगे अपने यहाँ पर बलिया की, बलिया। तो वास्तव में अगर हम बलिया की बात करें तो बलिया में एक बात हम लोग करते हैं कि ये जो ज़िला बनता है यूपी का, वो ज़िला है जो कि बिहार के हमारे शासक हुआ करते थे कुंवर बहादुर सिंह। तो कुंवर बहादुर सिंह का ये साम्राज्य एरिया आता था, तो यहाँ से लड़ाई किसने लड़ी थी? तो यूपी में ये कुंवर सिंह के द्वारा ही इसे जो है नेतृत्व किया गया था, कुंवर सिंह। जबकि कुंवर सिंह का मूल अगर स्थान करें तो वो आपका आता है जगदीशपुर,
आंसर इसका सही होता है, जो कि बिहार में है, जो कि कुंवर सिंह द्वारा ही इसका नेतृत्व किया गया था। ये कहाँ का है? ये बिहार का है। मगर हम आपको बता रहे हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के जो स्थानीय नेतृत्वकर्ता थे, इन स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं में अगर हम चर्चा करें वो कौन से लोग थे, तो वो ये स्थान हैं जो कि हम लोग समझ रहे हैं, गोरखपुर, कालपी, बलिया, और उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं मथुरा। यानी कि मथुरा जो है, मथुरा में किसने नेतृत्व किया था? तो आंसर याद करना है देवी सिंह, यानी कि देवी सिंह के द्वारा जो है इनका नेतृत्व किया गया था। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले नंबर पे, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरठ। मेरठ यानी कि 1857 की क्रांति में जो मेरठ का नेतृत्व करता था वो कौन था? तो याद कर लेना है कदम सिंह। क्या करना है? कदम सिंह। ये हमारे नेतृत्वकर्ता के रूप में आए थे। और यहाँ पर हमारा मेरठ के समीप आंसर दिल्ली भी अगर हम रखते हैं तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका जवाब आपका होता है कि दिल्ली का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर। बिल्कुल ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर जो थे ये दिल्ली से नेतृत्व उन्होंने किया था। इसीलिए कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आंसर बहादुर शाह जफर थे। अगला प्रश्न आपका आता है कि दिल्ली के बाद यदि हम देखते हैं अपने यहाँ पर जो कि अपने यूपी में सबसे मुख्य भाग बनता है, वो बनता है फतेहपुर। यानी फतेहपुर का नेतृत्व करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो मोहम्मद अजीमुल्लाह। मोहम्मद अजीमुल्लाह जो थे वो रहे हैं इसके प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में वो रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, मोहम्मद अजीमुल्लाह इनको कहा जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, अजीमुल्लाह के नाम से जाने जाते रहे हैं। इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया है? तो याद कर लेना है, इन्होंने जो नेतृत्व किया है वो फतेहपुर का किया है। फिर से अगर हम बात करें इलाहाबाद का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो समझ लेते हैं 8 नंबर पे जो इलाहाबाद है इसका नेतृत्वकर्ता जो था वो लियाकत अली थे। भाई इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन आए थे? आंसर लियाकत अली। बिल्कुल भाई भूलना नहीं है, ये इलाहाबाद का नेतृत्व करता है। और उसके पहले हमने बरेली, दिल्ली, फतेहपुर, मेरठ, मथुरा, बलिया और कालपी और गोरखपुर, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों में अगर हम चर्चा करें कि क्रांतियाँ 1857 की फड़की या फैली, तो वो जो आगे हम फिर से देखते हैं कि इसके बाद हम देखेंगे तो कहाँ पर? झांसी, जिसे हम लोग कहते हैं। तो झांसी जो आपका भाग आता है ये अपने बुंदेलखंड का भाग आता है, क्योंकि प्रश्न पत्र में क्वेश्चनों को ऐसे भी रखा गया कि बुंदेलखंड से 1857 की जो क्रांति हुई उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। आंसर आता है कि झांसी से किसने नेतृत्व किया है? तो झांसी से नेतृत्व जो है लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया है। बिल्कुल ध्यान रखना भाई, भूलना नहीं। लक्ष्मीबाई जो रही हैं वो उनका पूरा भाग जो था वो बुंदेलखंड का था, जो कि झांसी जिले में अपने यहाँ पर बनता है। यानी कि करना है लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था। फिर से प्रश्न आप गौर करेंगे, यूपी के अगले भूभाग की हम लोग चर्चा करते हैं कि वो कौन सा भाग था जो कि क्रांति के दौरान यहाँ पर प्रभावित रहा है। तो हम बात करेंगे इसके बाद लखनऊ की। लखनऊ जो था ये आपका प्रभावित रहा, जहाँ पर बेगम हजरत महल जो थी इनके द्वारा जो है क्रांति का जो है नेतृत्व किया गया लखनऊ से। और अगर हम बात भी करें तो बेगम हजरत महल के जो पति रहे हैं, यानी कि अगर बात करें कि लखनऊ का अंतिम नवाब जो रहा है वो वाजिद अली शाह रहे हैं, जो कि बेगम हजरत महल के
पति रहे। मगर प्रश्न आता है कि बेगम हजरत महल का अपना लड़का नहीं था, अपना पुत्र नहीं था, जिसके कारण उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया हुआ था। दत्तक पुत्र को क्या कहते थे, यानी कि विरदिस कादिर, विरदिस कादिर के नाम से दत्तक पुत्र जाना जाता रहा है और वो गद्दी पर बिठाया गया। अगर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि 1857 की जो क्रांति है उसका जो सबसे बड़ा मूल कारण रहा है वो क्या रहा है, तो वो रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि यहाँ पर हड़प नीति या व्यापगत नीति सिद्धांत के नाम से जो जाना गया या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के भी नाम से जाना गया। तो उसके आधार पर यदि किसी राजा का अपना पुत्र नहीं होता था तो वह साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया जाता था या मिला दिया जाता था। तो जिसके आधार पर अगर हम बात करें, लखनऊ इनका पुत्र था नहीं, जो यहाँ पर विरदिस कादिर थे वो दत्तक पुत्र के रूप में थे, इसलिए इनके बाद ये साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में ही विलीन होना था। तो प्रश्न आता है इस क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से, इसीलिए बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। फिर बात करते हैं अगले नंबर पे हम लोग अपने कानपुर की। कानपुर जिसे हम लोग कहते हैं, तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर से नेतृत्व करने वाले हमारे जो नेता रहे हैं वो नाना साहब रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात रानी लक्ष्मीबाई की भी करें तो रानी लक्ष्मीबाई का भी अपना पुत्र नहीं था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव था और गंगाधर राव के अपने पुत्र न होने के कारण उन्होंने एक दत्तक पुत्र दामोदर को उन्होंने जो है लिया था, दुगोद लिया था या फिर दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था, जिसके कारण झांसी रियासत भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन होनी थी, यानी उसमें उसका विलय होना था, क्योंकि उनके अधिनियम के अनुसार, हड़प नीति के अनुसार जो डलहौजी के द्वारा भारत में लाई गई उसके अंतर्गत यह दोनों आते रहे हैं। और अगर हम नाना साहब की बात करें तो भी आंसर है कि अपना पुत्र नहीं होने के कारण यह साम्राज्य उसी में आता रहा। अगर इसके आगे दिल्ली की भी बात करें तो बहादुर शाह जफर के भी अपना पुत्र नहीं था, जिसके कारण यह हड़प नीति का शिकार हुआ, यानी दिल्ली में भी बहादुर शाह जफर का दत्तक पुत्र है, जिसके कारण जो है अपने भारत में अगर हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित रियासतों में से ये रियासतें वो रियासतें रही हैं उत्तर प्रदेश की, जिनमें से अपने दत्तक पुत्र न होने के कारण इनको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के लिए जो है कानून बनाए गए थे और उन कानूनों के कारण ही, उन्हीं कानूनों के विरोध में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम फैला था। अगर इसकी बात करते हैं देवी सिंह, तो देवी सिंह जो थे मेरठ से उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत करी थी, तो वो वहाँ के एक सेनापति के रूप में या फिर ये कह सकते हैं कि स्थानीय नेतृत्व करता रहे हैं, जिनको सहायता किसने की, तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के 100 सैनिकों ने मिलकर के उनकी सहायता की थी। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि इसके बाद अगर चर्चा करते हैं कि अपने भारत में ये जो 1857 में ही हम चर्चा करेंगे, 1857 की क्रांति हुई है, इस क्रांति के अंतर्गत भी अगर देखा जाता है कि ये भारत में इसके फैलने के कारण क्या रहे हैं, तो पहला तो हड़प नीति ही याद करना है, दूसरा क्या समझना है कि 1857 की क्रांति में जो प्रभाव रहा है वो अगर हम देखें तो इसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तर भारत के भूभाग में, उत्तर भारत के वर्तमान यूपी में रहा। परंतु अगर बात करते हैं यहाँ पर, परंतु दक्षिण भारत में इसका प्रभाव बहुत कम रहा है। ये बात आपको ऐसे समझनी है कि 1857 की क्रांति का सर्वाधिक अगर प्रभाव पड़ा तो वो कहाँ पर पड़ा है, तो आंसर आपका बनता है उत्तर भारत में इसका प्रभाव पड़ा। और दूसरा प्रश्न है कि अपने भारत में दक्षिण भारत का एक ऐसा भारत रहा, भूभाग रहा, जहाँ पर 1857 की क्रांति ने कोई ज़्यादा असर नहीं दिखाया था। फिर हम लोग बात करते हैं ये जो 1857 की क्रांति रही है,
इस क्रांति के बाद अपने भारत में एक अधिनियम लाया गया। अधिनियम कौन सा था? तो यहाँ समझना है 1858, यानी कि क्वेश्चन बनता है 1858 भारत सरकार अधिनियम, सरकार अधिनियम, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत आया। तो इस अधिनियम के अंतर्गत अपने भारत में सबसे प्रमुख बात क्या की गई, तो आपको जान लेना है। ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारतीय रजवाड़ों से, रियासतों से क्रांति जीत चुकी थी। और मंगल पांडे की भी बात करें तो उनको भी जो है बंदी बना करके बैरकपुर छावनी के विरोध में उन्होंने जो क्रांति की थी, सैनिकों का विद्रोह किया था, तो उनको भी बंदी बनाकर फांसी दे दी गई। बात अगर हम करते हैं मेरठ की, तो यहाँ पर सबसे पहला एक प्रश्न और बनता है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, क्रांति डैश करके कहाँ, मेरठ से। तो मेरठ में ये क्रांति 10 मई के दिन जो है प्रारंभ की गई थी, यानी कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा ये क्रांति कब शुरू की गई, तो आंसर याद करना है 10 मई के दिन इसको शुरू कर दिया गया था। परंतु बात करें कि इसका केंद्रीय नेतृत्वकर्ता ने इसे कब स्वीकृत किया है, तो यहाँ मेरठ के जो कदम सिंह एवं उनकी 20वीं बटालियन के जो 100 सैनिक रहे हैं, उन सैनिकों ने अपना नेता, यानी 11 मई की अगर बराबर चर्चा करते हैं 11 मई की, तो 11 मई को वो दिल्ली जाकर के बहादुर शाह जफर को अपना केंद्रीय नेतृत्वकर्ता घोषित कर देते हैं। और हमारी 1857 की जो क्रांति थी उसका एक नेतृत्वकर्ता हुआ, केंद्रीय नेतृत्वकर्ता, जिसे बहादुर शाह जफर कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि 10 मई को, यानी 1857 की क्रांति जो स्वतंत्रता की क्रांति थी वो कब शुरू हुई थी, आंसर 10 मई को शुरू हुई थी। मगर उसका केंद्रीय नेतृत्व कब मिला, आंसर 11 मई को मिला। बिल्कुल भाई, एक प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, जैसे ही 11 मई को क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व किया गया, वैसे ही अगले दिन बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। और बंदी बना करके जो है, अगर हम बात करें तो यही भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम 1858 कहते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत ही जो जफर थे, जफर जिसे हम कहते हैं बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, इनको बर्मा निष्कासित कर दिया गया, यानी बर्मा निष्कासित कर दिया गया। तो किस अधिनियम के अंतर्गत ये काम किया गया था, ये 1858 के अधिनियम के अंतर्गत बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद इनको बर्मा निष्कासित कर दिया गया। और प्रश्न आता है, इसी 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ही, जिसे हम 1858 का अधिनियम कहते हैं, उसी अधिनियम के अंतर्गत अपने भारत की जो महारानी थी, भारत की महारानी जो बनाई गई, किसको बनाया गया, अगर हम ये प्रश्न याद करते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की महारानी डैश क्या याद करेंगे, विक्टोरिया बनाई गई थी, जिसे हम लोग महारानी विक्टोरिया कहते हैं। और ये अपने भारत की महारानी घोषित कर दी गई। तो इसको आप फिर से समझ सकते हो कि ये 1858 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम को हम किस नाम से जानते हैं, इस अधिनियम को हम द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। और यह भारत में अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहला अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से पारित होकर के जो आया था, उसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1773 ईस्वी में भारत आया था। और उसके बाद संविधान के लिए, अधिनियम के लिए कानूनों की पहली सीढ़ी इसका उपनाम पड़ गया। और वर्तमान की जैसे हम चर्चा कर रहे हैं 1858 के अधिनियम की, तो बीच में आए हुए सभी अधिनियमों में से सबसे बेहतर अधिनियम साबित हुआ, जिसलिए इसका नाम क्या रखा गया, द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया। मगर प्रश्न यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में बहुत सारे नए बदलाव किए गए। उन बदलावों की अगर हम चर्चा करते हैं तो एक बार पहले हम अलग से समझेंगे, यानी कि 1800, इसे बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम, भारत
सरकार अधिनियम 1858। यानी ये जो अधिनियम भारत आया, ये कब आया? ये क्रांति के संपन्न होने के बाद आया था। यहाँ पर हम आपको दो शब्द और बताते हैं कि जब क्रांति समाप्त हुई थी तो ब्रिटिश जो है अंग्रेजों की तरफ से कहा गया कि यदि क्रांतियों में हम अगर देखें हैं तो इस पूरी क्रांति में अगर चर्चा की जाए क्रांतिकारियों में से तो 1857 की पूरी क्रांति में अकेली मर्द लक्ष्मीबाई है। यानी प्रश्न आपका बनता है कि 1857 की क्रांति में अकेली मर्द लक्ष्मीबाई है, ये किसने कहा था? तो आंसर याद कर लो, जनरल ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था कि अकेली मर्द लक्ष्मीबाई है। मगर यहाँ पर हम पहले प्रश्न समझेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत क्या किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न याद रखना है कि अपने जो भारत में गवर्नर जनरल, यानी कि जिसे गवर्नर जनरल कहते हैं, को वायसराय बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। ये याद रखना है कि इसको अगर हम चर्चा करें कि जो अधिनियम आया उसके अंतर्गत अगर कोई पहला काम किया गया तो क्या किया गया? तो जो गवर्नर जनरल भारत में पहले हुआ करता था उसको क्या बना दिया गया? उसको वायसराय बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल था और बाद में क्या बन गया? वायसराय। मगर आपको यहाँ समझना होगा गवर्नर जनरल कौन है और वायसराय कौन है। तो यदि अगर आप समझें तो यहाँ पर जो कहा जाता है ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था पूरी पूरे ब्रिटेन सरकार का, अगर हम चर्चा करें ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी तो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी था वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा जो पदाधिकारी था वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। और जो ब्रिटेन की क्राउन थी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट या संसद जो थी, उसका सबसे बड़ा जो अधिकारी था वो कौन था? तो उसे याद कर लेना है, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन की पार्लियामेंट का सबसे बड़ा अधिकारी था और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी था। मगर प्रश्न आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये ब्रिटेन के क्राउन का सबसे बड़ा अधिकारी है, जो कि उसके आधार पर भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट का सबसे बड़ा अधिकारी भारत में कौन बना? तो वो बना वायसराय। और जो बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर का सबसे बड़ा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी भारत में बना, वो कौन बना? यानी कि गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कंपनी का क्या होता था भारत में? कंपनी का भारत में होता था गवर्नर जनरल। मगर क्राउन का क्या होता था? ब्रिटिश जो क्राउन थी तो ब्रिटिश क्राउन का होता था वायसराय। बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं भाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। फिर हम चर्चा करते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न था कि भारत के महाराजा को बहादुर शाह जफर को रंगून निष्कासित कर दिया गया बर्मा। और उसके बाद अगर चर्चा करते हैं कि भारत की महारानी किसे बना दिया गया? ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी याद करना है, ब्रिटेन की महारानी जो थी उनको क्या घोषित बना दिया गया? तो ब्रिटेन की महारानी को बना दिया गया था कि महारानी विक्टोरिया इनको बना दिया गया था भारत की महारानी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उनको कहाँ की महारानी बना दिया गया? भारत की। मगर प्रश्न आता है किसके अंतर्गत? अधिनियम आपको 1858 के अंतर्गत याद रखना है। फिर से प्रश्न आता है कि विक्टोरिया को इसी अधिनियम के अंतर्गत आंसर आता है विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि, कैसर-ए-हिंद की उपाधि
दे दी गई। बिल्कुल ये भी ध्यान रखना है, महारानी विक्टोरिया को जो कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ये किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी? 1858 के अंतर्गत दी गई थी। और इसी के अधीन, यानी कि उसी अधिनियम 1858 के अधीन ही जो कंपनी थी, यानी कि कंपनी का शासन कहाँ से छीनकर? भारत से छीनकर, यानी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो भारत में शासन हुआ करता था, इससे छीन करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। तो ये भी ध्यान रखना है, ब्रिटिश क्राउन यानी कि को सौंपा। यहाँ पर ध्यान रखना है वो कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत अपने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उससे छीन करके सीधे ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट यानी क्राउन को सौंप दिया गया, यानी कि 1858 के अधिनियम से सौंपा गया था। अगर हम चर्चा करें कि यहाँ पर जो महारानी विक्टोरिया थी, इनको केवल कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, परंतु अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर महारानी विक्टोरिया ये जो थी, जिनको कैसरे हिंद की ये उपाधि दी गई, यही महारानी विक्टोरिया यानी कि 1858 में भारत नहीं आई थी। मगर ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये भारत 1877 में, यानी 20 साल बाद अगर चर्चा करें, 1857 की क्रांति के 20 साल बाद महारानी अपने भारत आई। और जब भारत आई तो वहाँ पर प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, दिल्ली दरबार जिसे कहते हैं। और इसी दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को पहली बार जो है ताज पहना करके, यानी कि दिल्ली की गद्दी का ताज पहना करके उन्हें कैसरे हिंद की जो उपाधि जो है सौंपी गई। जबकि इनको उपाधि कब दी गई थी? कैसरे हिंद की उपाधि इनको 1858 के अधिनियम के अंतर्गत मिल गई थी, मगर इनको ये सौंपा कब गया? ताज कब सौंपा गया? ये ताज सौंपा गया था यानी कि 1877 के दिल्ली दरबार के समय। अगर चर्चा करते हैं ब्रिटेन के, इंग्लैंड के जो राजा थे वो कितने लोग भारत आए हैं, तो यहाँ पर 2 बार दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में हुआ है। पहली बार महारानी विक्टोरिया के आने के समय में भव्य स्वागत किया गया था, और दूसरी बार अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी जो पत्नी थी रानी मैरी, इन दोनों के स्वागत में यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में बुलाया गया था। अगर हम यहाँ पर देखते भी हैं अपनी 1857 की क्रांति के अलग पहलुओं को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 1857 की क्रांति का दमन किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आता है 1858 के अधिनियम से उसे दमन कर दिया गया था। मगर क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति के अंतर्गत की अगर चर्चा की जाती है तो ये क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर लॉर्ड कैनिंग था। और इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और तत्कालिक अगर हम चर्चा करें कि यहाँ पर इस क्रांति का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, तो वो था आपका यानी कि व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता था। मगर तत्कालिक कारण अगर चर्चा करें तो पुनः वही बात आती है कि तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस जो थे, गाय एवं सुअर की चर्बी, तो उसको मुंह से खोलना पड़ता था, दांतों से काट कर खोलना पड़ता था, जिससे मंगल पांडे ने विरोध किया था। और उसकी क्रांति का नतीजा 1857 के बैरकपुर छावनी में यह विद्रोह हुआ था, जो कि 32वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के नेता थे। परंतु आपको याद करना है, हमारे मंगल पांडे जो थे, जिनकी हम चर्चा करते हैं, मंगल पांडे, ये जो बंदा था ये यूपी के बलिया जिले का निवासी था। यानी ये कहाँ का निवासी था?
तो ये जो मंगल पांडे थे 1857 की क्रांति के नेता, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कहाँ के रहने वाले थे, यूपी के बलिया के थे। मगर एक क्वेश्चन आता है 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन था, जो संग्राम था, यानी 1942 के आंदोलन जिसे हम लोग कहते हैं या अंग्रेजों भारत छोड़ो बोलते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे तो बलिया से कौन कर रहे थे, तो बलिया से कर रहे थे चित्तू पांडे, चित्तू पांडे। यानी कि बिल्कुल ध्यान रखना है 1942 का जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस दौरान चित्तू पांडे जो है क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे, 1800 नहीं, यहाँ पर बात 1942 की जा रही है। और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जा रही तो ये कहाँ के थे, ये बलिया का ही नेतृत्व कर रहे थे। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में समझा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।